अब मियाँ साहब ने कहा कि 2017 का अगर तसलसल रहता तो आज G20 समिट पाकिस्तान में हो रहा होता। तो मियाँ साहब को किसी ने बताया कि जिम खाना में कॉन्सर्ट सुनने के लिए जिम खाना का मेंबर होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। G20 समिट बड़े अच्छे तरीके से हो के पाया तकमील तक पहुंचा। हम बहुत खुश हैं हमसाया मुल्क के लिए, और हमारी दुआ है कि ख़ित्ते में अच्छी अच्छी चीज़ें हों। लेकिन कुछ ट्वीट्स मैं देख रहा था इस बारे में कि जिस नए कॉरिडोर की बात हो रही है वो जुग्राफियाई तौर पे कोई इतना ट्रेड के लिए सहल नहीं लग रहा। आपका इसमें, आप इससे इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, इस बारे में सोचा गया है? मेरा ख्याल है कि जो ये आइडिया है कॉरिडोर का, ये थोड़ा हाफ बेक्ड है और इसको जल्दी में बुना गया है। और उसकी वजह मतलब उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो अमेरिकी ये शो करना चाहते हैं किसी तरह कि वो खित्ते में इंटरेस्टेड भी हैं, वो खित्ते में इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉरिडोर तो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप है, लेकिन इसके सिग्नेटरी जो हैं वो सऊदी अरेबिया, इंडिया और अमेरिका हैं। सो यूरोप की तरफ से कोई अभी तक इसमें सिग्नेटरी नज़र नहीं आया था। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये कॉरिडोर की प्रैक्टिकलिटी जो है वो भी मतलब सवालिया निशान है। उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले आई थिंक वो हाफ बेक्ड अमेरिका ये चाहता है शो करना किसी तरह के वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके मुकाबले में हम भी कुछ कर रहे हैं और दुनिया बजाय इसके कि उधर जाए वो हमारे साथ है। तो उसके लिए वो जल्दी में उन्होंने कुछ किया। इंडिया ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी प्रेशर फील कर रहा है चाइना की तरफ से, चाइना की इमर्जिंग पावर की वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। दूसरा वो जियो स्ट्रेटिजिकली इस चीज़ को भी और जियो अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर रहा है, जो बेसिकली चाइना और जो यूएस की राइवलरी है इसमें इंडिया बेसिकली इस चीज़ को भी इस्तेमाल करना चाहता है और उसको प्रॉप अप करना चाहता है, बिकॉज उसकी वजह से उसको काफ़ी वेस्टर्न सपोर्ट मिल रही है। उसके लिए भी इस चीज़ में एक इंसेंटिव था कि वो जल्दी से जल्दी अंदर आए। सऊदी अरेबिया जो इसका तीसरा सिग्नेटरी है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ही है, आपको याद होगा कि जब सदर बाइडन आए थे तो उन्होंने MBS के ऊपर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, वो एक सऊदी जर्नलिस्ट के असैसिनेशन के हवाले से, जिस पे सऊदी अरेबिया ने एहतजाज किया था, इनके ताल्लुकात मुनक़ता रहे थे। और बाइडन ने बेसिकली इस चीज़ से बारहा इनकार कर दिया था कि वो कभी भी MBS के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। तो सऊदी अरेबिया के लिए बेसिकली शायद ये वन अप ओकेजन थी ये शो करने के लिए कि उन्होंने बलाखिर बाइडन को मजबूर कर दिया कि वो MBS के साथ एक फ्रेम में भी खड़े हों, उनके साथ सिग्नेटरी भी बने, उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाएं, उनके साथ हाथ भी मिलाएं। तो ये प्राइमरली तीनों साइडों के थे। लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, बहुत ही प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है, बहुत हाफ बेक्ड है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं फॉर इंस्टेंस जो बिल्कुल अभी तक इग्नोर्ड हैं। कोई इसकी तस्वीरें भी जो शाया हुई हैं उसमें सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर इंडिया की कनेक्टिविटी है UAE के साथ। अब इंडिया और UAE के बीच में ओमान है जो इस सारी कहानी से मिसिंग है। UAE ने असेंट तो शो की है, लेकिन UAE क्योंकि G20 का मेंबर नहीं है इसलिए वो शायद इस मौके पे वो ऑफिशियल सिग्नेटरी किस्म की चीज़ नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट एक इस चीज़ का शायद पहले कहा गया था कि इसके लिए शायद साइडलाइंस के ऊपर एक अलग तकरीब मुनक़िद की जाएगी। और आई थिंक UAE के जो फरमारवा हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वो तकरीब किसी वजह से हो नहीं सकी है। उसकी क्या वजह है मतलब हम इस वक्त उसके बारे में कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, मगर जो बेसिकली तस्वीर आई, जो फ़ोटो ऑप आया है, उसमें से भी UAE भी मतलब फ़ोटो ऑप में से मिसिंग है। दो अभी तक इस मंसूबे का उसको हिस्सा ही बयान किया जा रहा है। वहाँ से ही आगे सऊदी अरेबिया चला जाएगा और सऊदी अरेबिया से इसका अगला हॉप इसराइल है। अब वो जो अगला हॉप इसराइल है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में मतलब कुछ जो बीच के एक और मुल्क है जॉर्डन का कोई अभी तक जिक्र नहीं है,
फिर सऊदी अरेबिया और इसराइल के अभी तक तो ताल्लुकात जो हैं वो कोई इतने मिसाली नहीं हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मतलब अभी तक सऊदी अरेबिया ने अपना स्टैंड लिया हुआ है अनलाइक यूएई कि जी हम इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन के मसले का कोई काबिल अमल हल नहीं निकलेगा। लेकिन उसमें जो अभी पिछले दिनों खबरें जिस तरह चल रही थी कि अमरीकियों के साथ इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसमें फ़लस्तीनियों को सर्टन हकूक़ दिए जाएंगे जिसके बदले में सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल फैलाया जाएगा। और इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब यूएई टॉर्च बेरर था इसका, लेकिन आगे चलते हुए इस चीज़ के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं कि सऊदी अरेबिया और इसराइल भी अपने ताल्लुकात ठीक कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त सवालिया निशान है इसके ऊपर कि तो इस चीज़ का इम्कान है कि आगे चल के सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये एक सवालिया निशान है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में फॉर्मली कोई ताल्लुकात मौजूद नहीं है। फिर इसराइल से ये डायरेक्टली यूरोप चला जाता है और बेसिकली बाल्कन्स में आई थिंक ग्रीस के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। सो उसके बीच में लेबनान भी है, टर्की भी है, वो भी बाईपास्ड हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो और सवाल भी पैदा होते हैं और वो ये होते हैं कि इंडिया का जो यूएई के साथ लिंक होगा क्या वो सी लिंक होगा या रोड लिंक होगा। अगर वो सी लिंक होगा तो वो तो मतलब इन ऑल फेयरनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर एक और वल्नरेबिलिटी ये है कि वो गल्फ़ से गुजरता है। इवन अगर कोई अंडरग्राउंड रेल लिंक वगैरह भी बनाएंगे वो गल्फ़ से गुजरता है और यहाँ पर ईरान मौजूद है। और जब तक अमेरिका और ईरान की हॉस्टिलिटी है तो वो लिंकेज कितना सेफ़ होगा। मतलब हम ये देखते हैं कि बावजूद जितना मर्ज़ी ताल्लुकात बीच में फॉर इंस्टेंस इराक़ के जब अमेरिका ने इन्वेजन की तो वहाँ पर कुछ कोऑपरेशन भी हमें नज़र आया था ईरान और अमेरिका में, लेकिन तब भी वक्तन फ़वक्तन यूरोपियन और अमेरिकी टैंकर्स को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाता था। तो ये इस चीज़ की गारंटी क्या होगी कि ईरान दो उसके ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ तो थोड़ा बेहतरी की तरफ गामज़न है। और शायद MBS का विजन एक्चुअली यही है कि वो ये चाहते हैं कि मिडल ईस्ट को इकनॉमिकली इंटीग्रेट किया जाए, इसको इकनॉमिक सेंटर बनाया जाए। इनफैक्ट मिडल ईस्ट में अक्सर लीडरशिप की थिंकिंग ये है, लेकिन वो इस कॉरिडोर के साथ कैसे फिट इन होगा ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। दूसरा ये है कि पिछले कुछ अरसे में मिडल ईस्ट के कई ममालिक, मतलब ईरान है, ईरान तो पहले से ऐसे ही है, मगर इवन UAE और सऊदी अरेबिया भी ये काफ़ी ज़्यादा बेसिकली करीब हो रहे हैं चाइना के इकोनॉमिक रीजंस से। सिमिलरली सऊदी अरेबिया और रूस के बीच में स्पेशली तेल की मंडियों में की मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तो सवाल ये है कि जो अमेरिका और इंडिया की इंटेंट है विज़ा विज़ चाइना या जो अमेरिका की इंटेंट है विज़ा विज़ रूस, उसको ये UAE और सऊदी अरेबिया किस तरह बैलेंस कर सकेंगे, ये भी एक सवालिया निशान इसमें मौजूद है। और फिर आखिरी चीज़ ये है कि अभी तक हमें यूरोप की तरफ से कोई ये चीज़ नज़र नहीं है कि जब एक कॉरिडोर बनेगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर ये था कि यूरोपियन ममालिक चाहते थे कि वो अपनी वेल्थ को इंटरनली कॉन्सेंट्रेट करें और दुनिया के साथ वो इस मिल बांट के खाने को तैयार नहीं है। तो जब इस कॉरिडोर का तो मतलब ये है कि आपकी खुली तिजारत हर तरफ होगी। तो अगर यूरोप बेसिकली अपनी 80% से ज़्यादा तिजारत EU की हदूद के अंदर ही कर रहा है तो वो इस चीज़ के लिए कैसे तैयार होगा कि वो एक नए ब्लॉक के साथ का हिस्सा बने, अपनी आपको मज़ीद इंटीग्रेशन के लिए खोले। मतलब सो मच हो कि वो अभी तक तुर्की को अपने अंदर एसिमुलेट करने के लिए तैयार नहीं है, जो मतलब काफ़ी हवालों से यूरोप का हिस्सा है, एक उभरती हुई मईशत भी है, मतलब कल्चरली बाकी मिडल ईस्ट की निस्बत यूरोप से कहीं ज़्यादा करीब है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो भी मतलब सवालिया निशान हैं। और दूसरे वही वाला जो मैंने पहले बात की थी कि इसराइल से यूरोप तक और UAE से इंडिया तक अगर तो ये सी रूट ही हैं तो ये तो फिर बेसिकली आप वो पुरानी उस पर ही जा रहे हैं। मतलब कुछ शाराएँ वगैरह बनेंगी, सऊदी अरेबिया का हाईवे नेटवर्क बड़ा अच्छा है, UAE का अच्छा है, शायद कोई रेल लिंक वगैरह बन जाएंगे। तो इसमें मतलब बेसिकली एडिशनल वैल्यू एडिशन
कितनी होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी। मतलब यूरोपीय माल की इस वक्त जीसीसी की मंडियों तक खुली रसाई ऑलरेडी है। इंडियन माल की खुली रसाई जीसीसी की मंडियों तक ऑलरेडी है। ना इंडिया यूरोपियन चीज़ों को खुलेआम इंडिया में आने देने को तैयार है, ना ईयू जो है वो इंडियन चीज़ों को खुलेआम जीसीसी की मंडियों यूरोपियन मंडियों में आने को तैयार है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये कैसे रिजॉल्व होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि बेसिकली ये एक ख्वाहिश का इजहार है कि किसी और अमेरिका की तरफ से ख़ास तौर पे है, और उसमें इंडिया की ख्वाहिश भी मतलब बिल्कुल होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जीसीसी के ममालिक का जो ओरिएंटेशन है और जो विज़न है उसमें वो इफ़ेक्टिवली जिसको कहते हैं ना शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स, उनका ज़्यादा कंसर्न है। बिकॉज फ्रैंकली जीसीसी के ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेड सेंट्रिक हैं। मतलब आपने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने किसी भी मुल्क की दरामदात को अपने मुल्क में आने से रोका हो, या उन्होंने इस चीज़ से रोका हो कि हम किसी मुल्क को अपनी बरामदात नहीं करेंगे। उनके वीज़ा रजीम भी बहुत ज़्यादा लैक्स हैं, उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेशंस भी बहुत ज़्यादा लैक्स्ड हैं, वर्क फोर्स भी वो सारी दुनिया से सिमुलेट कर लेते हैं। तो उनके केस में तो शायद मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिज़नेस एज यूजुअल होंगी। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि इंटीग्रेशन ज़्यादा बढ़े, मंडियों तक रसाई ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए, क्योंकि वो अपने आप को एज इन्वेस्टमेंट और नॉलेज बेस अब शो करना चाह रहे हैं। लेकिन वो यूरोप के से कैसे आएगी, और मतलब इंडिया से वो मज़ीद क्या ले सकते हैं। मतलब इंडिया ऑलरेडी हैज़ अ वेरी लार्ज वर्क फोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर इकोनॉमीज। तो वो कैसे होगा, मतलब वो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ इस किस्म की भी मैंने ट्वीट्स देखी कि जिस तरह से सी पैक को गेम चेंजर बताया जा रहा था और वो भी साबित नहीं हुआ, उस तरह से शायद इधर भी शोर ज़्यादा है और वही बात हाफ बेक्ड है, अभी पूरी तरह सोचा नहीं गया इसके बारे में। अच्छा, असल में ना मसला अब ये है कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो यूरेशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये इंटेंट तो है हर तरफ, और मतलब इफ़ेक्टिवली अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर आना है तो उसमें जो इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकेगा वो दायरी सी बात है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में। चाइना इसको BRD के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, BRI के थ्रू करना चाह रहा है। अमरीकियों ने अब बहुत देर तक अमरीकियों ने पहले कहा था कि हम इस रीजन से डिसंगेज हो जाएंगे, मिडल ईस्ट छोड़ जाएंगे, आपके मसले हैं। फिर उनको एहसास होना शुरू हुआ कि ये तो हम मतलब बिल्कुल उल्टे पड़ गए हैं। वो आपको याद होगा, वो पैसिफिक सेंचुरी की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी हम पैसिफिक में करेंगे जो कुछ भी ये लगे। फिर और ख़ास तौर पे अगर आप अभी भी आज भी डोनाल्ड ट्रंप जो बेसिकली अमेरिका में इस वक्त अपोजिशन है, उनकी बात सुने तो वो अभी भी इस चीज़ पे कायम है कि हमें इन मामलात से दूर रहना चाहिए। रूस के आसपास में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, ये हमारे मसले नहीं हैं। हमें बेसिकली अमेरिका के जो दो अतराफ़ हैं उन पे फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस पर हम अपने आप को कैपिटलाइज़ करें, और ख़ास तौर पे माशी तौर पे। अच्छा, अब अमेरिका में ना एक्चुअली एक इशू ये है कि आई थिंक वो 1-1.5 सदी के बाद अब क्योंकि वही दोबारा पावर्स और ये सारा कुछ मतलब वुडरो विल्सन के बाद पहली दफ़ा अमेरिका में शायद डाइवर्जेंस आ गई है अमेरिका के फ्यूचर के विजन के बारे में। मतलब एक तरफ ओल्ड गार्ड है जिसको सदर बाइडेन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ख्याल में अमेरिका जो है वो दुनिया की डोमिनेंट पावर है और उसको हर जगह अपनी पावर असर्ट करनी चाहिए। और ये मैं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब डोमेस्टिक के ऊपर हम बहुत तफसील से बात कर सकते हैं कभी भी बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल वो शायद मुनासिब नहीं होगा। और दूसरी तरफ बेसिकली एक नया अमेरिका है जिसमें टेक CEOs भी हैं, जिसको शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका कहना ये है कि हमें जो ये दुनिया में हमने हर फड्डे में टांग अड़ाई हुई है, हर फड्डा हमारा नहीं है, हमें
फड्डों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो इस चीज़ का बहुत क्रेडिट लेते थे कि मैं पता नहीं कितने 5 के 6 दहाइयों में पहला अमेरिकी सदर था जिसने कोई जंग शुरू नहीं की। उस मेरे से पहले जितने भी आए को 8 10 6 सदर 7 सदर वो सब जंग शुरू कर चुके थे। उन्होंने एक एक जंग ज़रूर शुरू की है। मैं वो पहला सदर हूँ जिसने कोई नई जंग शुरू नहीं की है। तो अमेरिका के अंदर बेसिकली इस वक्त एक ये डिवाइड चल रही है। अब इस वक्त क्योंकि बाइडन है और वो शायद वो असर्टिव पॉलिसी वाला एलिमेंट है, तो उन्होंने फिर फैसला किया दोबारा कि हालांकि अमेरिका की डिसंगेजमेंट जो थी मिडल ईस्ट की, इसका फैसला जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में हो गया था 2006 में, जब उन्होंने फैसला किया था कि हम इराक़ से विड्रॉल करेंगे। और बेसिकली फिर ओबामा साहब ने कॉम्बैट ऑपरेशन ख़त्म कर दिए अफ़गानिस्तान से भी निकलने के। ट्रंप ने फिर टोटल पुल आउट कर लिया। सिमिलरली नॉर्थ कोरिया वाले मामले पे भी ट्रंप ने सॉर्ट ऑफ एक ऑलिव ब्रांच रेस की। लेकिन अब ये ओल्ड गार्ड चाहता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, हम दोबारा इन मामलात में दाखिल हों। तो अमेरिका में तो इस वक्त बेसिकली एक ये वाला मसला इंटरनली चल रहा है, और वो इंटरनल मसले की वजह से ही अब अमेरिका चाहता है कि वो अपने आप को असर्ट करे। उसका इन्फ्लुएंस है अभी भी, जाहिर सी बात है, डिमिनिशिंग है, उस तरह नहीं है जिस तरह पहले। मतलब एक ज़माने में अमेरिका, अगर हम जीडीपी की बात ही करें तो अमेरिका दुनिया को 30% जीडीपी के आसपास होता था। अब वो कम हो के आई थिंक 21 या 22% रह गया है। सिमिलरली पहले इसके करीब तरीन जो कंपेटिटर होता था उसकी इकॉनमी इसका 1/4 होती थी। अब इसका जो करीब तरीन कंपेटिटर है उसकी इकॉनमी इसका 3/4 है। परचेज पावर पैरिटी में वो इससे आगे निकल चुका है जीडीपी में, चाइना। अच्छा, दूसरा दुनिया में एक और चेंज आया। सो बेसिकली अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह वो इस गेम में इन रहे कि जो ये अगली कनेक्टिविटी ये रीजन है इसमें इन्फ्लुएंस किसका और कितना रहेगा। अच्छा, दूसरी जो है वो 2 चेंजेस फ्रैंकली और आ चुकी हैं जो शायद दुनिया को चेंज कर रही हैं। एक चेंज तो ये आ चुकी है कि पहले जब ये स्टीम इंजन वगैरह आया था तो उसके बाद जो मैरीटाइम ट्रैवलिंग थी ये ज़्यादा हर्डल फ्री हो गई थी। सो जिसकी पानियों के ऊपर डोमिनेंस होती थी उसके लिए दुनिया पर डोमिनेंस आसान होती थी। सो जो 2 पिछली सुपर पावर रहीं, ब्रिटेन और अमेरिका, इनकी सुपर पावर होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी दुनिया में पानियों के ऊपर नेवल डोमिनेंस जो थी वो प्रेडोमिनेंट थी, मतलब अपने अपने टाइम पे उससे ज़्यादा किसी की नहीं थी। तो ये बेसिकली तजारती रास्तों को भी कंट्रोल करते थे। इसकी वजह से इनके पास ये पावर भी आ जाती थी कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए, रिसोर्सेज किसको कितने मिलने चाहिए, कौन मुल्क तजारत कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी आने के बाद जो ज़मीनी रास्ते हैं उसकी हर्डल्स दूर करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि कोई 80 मील तक की ज़ेरे समंदर टनल जो है वो अब इंजीनियरिंग के हिसाब से पॉसिबल है। शायद किसी स्टेज के ऊपर इसको डबल भी अनकरीब अगले 5-7 साल में को मंसूबा हम देखें जो शुरू हो जाए, जो ये हो सके। अच्छा, उसके बाद अब ये जो हाई स्पीड रेलवे है इसकी वजह से जो स्पीड का इशू है वो भी रिजॉल्व हो गया है। कई दसियों मील लंबी टनल्स हैं जो इंतहाई बेसिकली मुश्किल पहाड़ों के बीच में से अब गुजारनी मुमकिन है, जो शायद आज से 50 साल या 60 साल पहले कॉस्टली था बहुत ज़्यादा उसको बनाना, उसको मेंटेन करना। अब तो उसकी वजह से बेसिकली चाइना के लिए इस टाइम पे, मतलब आज से 70-80 साल पहले अगर शायद एक कोशिश की जाती तो ये मुमकिन ना होता। लेकिन इस वक्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो शायद एक ज़्यादा प्लॉजिबल प्रॉबिलिटी था जिसकी वजह से ही उसको शुरू किया गया। और हम बेसिकली जब BRT की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चाइना की कनेक्टिविटी टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। लेकिन इसमें एक वो साउथ ईस्ट की कनेक्टिविटी वाला पोर्शन है जिसमें बेसिकली मशरिक़ के ये जो एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं, फार ईस्ट के ममालिक हैं, इनके साथ कनेक्टिविटी है, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है।
फिर दूसरी चीज़ ये कि अब चाइना से मालगाड़ियाँ जो हैं वो डायरेक्टली जर्मनी तक जाती हैं, तो अब बेसिकली वो ट्रेन जिसके लिए आपको पहले समंदरी रास्तों पे ज़्यादा लंबे सफ़र करने पड़ते थे, टाइम की ड्यूरेशन कम होती जा रही है। ज़मीनी रास्तों से सफ़र ज़ाहिर सी बात है समंदरी सफ़र से तेज़ है। इस वक्त मतलब यू हैव मोर फास्ट मूविंग ट्रेन्स दैन शिप्स, और ख़ास तौर पे दूसरा ये भी कि शिप्स को काफ़ी लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता है। सो जिसके पास ये एडवांटेज आ जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान जल्दी पहुंचा सकता है, लोगों को जल्दी पहुंचा सकता है, ज़ाहिर सी बात है उसके पास इकनॉमिक एडवांटेज भी है, उसके पास जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है उसके पास। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस लिहाज से तो मतलब एक चीज़ थी। अच्छा, तीसरा एक और फिनोमेना जिसकी तरफ लोगों को जिसकी तो ये दो चीज़ें तो हैं जिसके ऊपर एक तीसरा फिनोमेना भी कॉन्टिन्यूसली साथ ही इमर्ज कर रहा है, जो शायद मतलब अगर शायद किसी ने सोचा नहीं था, और अगर किसी ने सोचा भी था तो शायद उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा काम या प्लानिंग वगैरह नहीं की गई थी। और वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आर्कटिक सी है वो पिघल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एशिया से यूरोप या अमेरिका तक तजारत है वो अब इंडियन ओशन या सुएज़ कनाल या मेडिटेरेनियन सी या पैसिफिक की बजाय आर्कटिक सी के थ्रू हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको ज़मीन देखने की ज़रूरत है। ज़मीन बेसिकली एक गोला है। अगर आप कभी ये चीज़ नोट करें कि जब आपने अगर कभी से पेरिस से या बर्लिन से या इवन लंदन से अमेरिका के लिए फ़्लाइट ली हो, तो वो फ़्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क नहीं जाती, मतलब वो फुटे के रास्ते रूट पर नहीं जाती, वो बेसिकली ऊपर से होके जाती है, कहीं कनाडा से अमेरिका में एंटर होती है। और अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि ज़मीन का कर्वेचर है, तो लंदन और न्यूयॉर्क के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं है, वो कर्वेचर की वजह से उस तरफ बनता है जहाँ ज़मीन का बेसिकली स्फीयर का रेडियस जो है वो कम है। तो अगर आर्कटिक से ट्रेड होती है तो आर्कटिक की ट्रेड जो है वो सिग्निफिकेंटली टाइम को रिड्यूस कर देती है, नंबर ऑफ़ डेज़ को रिड्यूस कर देती है कंपेयर टू जो इस वक्त आप अपनी तजारत के लिए रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, अब आर्कटिक पे अमेरिका ने बड़ी कोशिश की थी कि वो इसको किसी तरह डोमिनेट कर सकें। अमेरिका भी आर्कटिक में अलास्का की वजह से एक छोटा सा उसका कंट्रीब्यूशन है, मगर आर्कटिक प्राइमरली इसका छोटा सा कुछ हिस्सा जो है ये स्कैंडिनेवियन ममालिक के कंट्रोल में है, ग्रीनलैंड के कंट्रोल में है, कनाडा के कंट्रोल में है। बट आर्कटिक का सबसे बड़ा हिस्सा जो है उसके करीब अगर कोई बड़ी नेवल पावर बैठी है तो वो रशिया है। सो अल्टीमेटली अब एक ये ट्रेडिशनल ट्रेड के रूट हैं, एक ये बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है जिसमें कोशिश की जाएगी कि ज़मीन के थ्रू हो, क्योंकि ज़मीन के ऊपर एक्चुअली स्पीड की लिमिटेशन को इन्हांस करना शायद ज़्यादा हो। और तीसरा आर्कटिक है जो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाए और रास्ता कॉमन होता जाए, मतलब इसमें शायद अभी इमीडिएटली ना हो सके, इसमें 50 क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चीज़ें पिघल रही हैं, अगर ये ट्रैजेक्टरी चलती है अगेन, जिसमें पहली असम्पशन ये है, ठीक है, तो शायद 100-150 साल के बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा वायबल लो कॉस्ट ट्रेड रूट हो, स्पेशली फार ईस्ट और यूरोप के बीच में तिजारत के लिए। अच्छा, अब इसमें मतलब अगर हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स ज़रूर एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन अगर आप इसमें वायबिलिटी के हिसाब से देखें तो शायद ये जो तीसरा कॉरिडोर है जो अभी अनाउंस किया गया है, ये गुज़रते वक्त के साथ साथ सबसे ज़्यादा कम वायबल कॉरिडोर बनता जा रहा है। मतलब
जीसीसी ने अगर इंडिया से तजारत करनी है तो इंडिया अभी भी उसके करीब है, मतलब इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। जीसीसी ने अगर यूरोप से तजारत करनी है तो ऑलरेडी सुएज कनाल का रूट भी है। अल्टीमेटली अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो जीसीसी की कनेक्टिविटी यूरोप के साथ मज़ीद तेज़ हो जाएगी, मतलब इवन इनके रेल और रोड नेटवर्क्स भी इन्हांस हो जाएंगे। तो मतलब इस वक्त जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं इसकी इस कॉरिडोर की मतलब लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और लेकिन वो दूसरी चीज़ वही है कि मतलब अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि इस तरह के इंसेंटिव के साथ वो इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के रखे। अब उसमें अगेन दूसरी चीज़ वो जो आती है, मतलब सी पैक गेम चेंजर यार, जो आपका सवाल में सी पैक गेम चेंजर का इशू जो है ना, वो ना सी पैक के साथ है ना BRI के साथ है, वो हमारे साथ है। ठीक है, हमारे ख्याल में एक चीज़ है जो हमारे सारे मसलों का हल होगी, कहीं ना कहीं कोई मसीहा आएगा और वो सी पैक भी हो सकता है, वो ज़िया-उल-हक भी हो सकता है, वो परवेज़ मुशर्रफ भी हो सकता है, वो इमरान खान भी हो सकता है, वो नवाज शरीफ भी हो सकता है। कोई मसीहा उतरेगा और वो एक दिन आएगा और वो हमें सब सेट कर देगा। ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे हो सकता है, मतलब खाली सी पैक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने मुल्क के अंदर बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते, अगर आप अपनी सरकार के अखराजात को कंट्रोल में नहीं लेके आते, अगर आप अपने बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करते, अगर आप अपने जो बेसिकली दुनिया की फाइनेंशियल निज़ाम के साथ और मार्केट्स के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं करते, अगर आपका इमेज इस तरह का जाएगा कि आप दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का आप, सीधी सी बात है, मतलब एक तो ये चीज़ छोड़ दें कि मुल्कों का बैकलैश आएगा। कौन है जो कंफर्टेबल फील करेगा कि आपके यहाँ आके काम करें? मसलन अगर मतलब मैं बड़ी सीधी सी बात करूँगा, कोलंबिया की रेपुटेशन है कि वहाँ पर गैंग वॉर और ड्रग्स और ये सब कुछ है। मतलब कौन सा सेन बिजनेसमैन है जो टॉप 10 में भी सोचेगा कि मैंने जाके कोलंबिया कारोबार शुरू करना? वो उस लिस्ट में ऑटोमेटिकली नीचे जाता जाएगा। इसी तरह जब आपके साथ ये चीज़ें होंगी तो आप भी उस लिस्ट में नीचे जाते जाएंगे। मतलब आपकी अगर अदालतें इस चीज़ के लिए मशहूर होंगी कि वो किसी भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को उड़ा के रख देंगी और उसके बाद आपको 6-8 साल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में जाके सेटलमेंट करवा के अपना मसला हल करना पड़ेगा, तो कौन आपको, तो कोई गेम चेंजर आपके लिए काम नहीं कर सकता जब तक आप अपने ये इंटरनल चीज़ों को फिक्स नहीं करते। और जब आप इंटरनल चीज़ों को फिक्स कर लेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ये सी पैक किस्म की चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होंगी। मे बी अगेन शायद उस तरह नहीं जिस तरह इस वक्त इंटेंड किया जा रहा है, लेकिन ये कॉरिडोर भी उधर की बजाय इधर के लिए ज़्यादा रास्ते खोल सके। मतलब यू नेवर नो, बट फ्रैंकली ये इधर जाना उधर जाना, इसके साथ चलना उसके साथ चलना, अमेरिका हमारे मसले हल कर देगा, चीन हमारे मसले हल कर देगा, सऊदी अरब हमारे मसले हल कर देगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको आपके कुछ बेसिक मसले हैं, आपको पता है आपके मसले क्या हैं, जब तक आप उनको सेटल नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे तो नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला है ना कि जिस तरह अमेरिका और चाइना इस वक्त इस रीजन में असर व रसूख कायम करना चाहता है, वो शायद हमें भी कुछ ऑफ़र कर दें, लेकिन इवेंचुअली वो जो पैसा आएगा जहाँ से भी, हमने उसकी फिर सोसाइटियाँ काट लेनी है। उसने कहीं जाना ही नहीं ना, वो भी होगा। दूसरा एक चीज़ और भी वो ये कि आप का अगर तो देखें, अगर तो आपका माइंडसेट होगा ना रेंट सीकिंग का, सो बेसिकली सी पैक पे हमारा माइंडसेट क्या है? सी पैक पे हमारा माइंडसेट ये था, अगर सी पैक की बात करें, सी पैक पे हमारा माइंडसेट ये था कि जी हम गवादर में पोर्ट बनाएंगे, चीन के ट्रक सामान लेके आया करेंगे और हम उनसे किराया लिया करेंगे। ठीक है, सो आप उस रेंट सीकिंग मेंटालिटी से, हमारे को सरकारी इदारे होंगे, NLC होगा, वो या रेलवे होगा, वो लॉजिस्टिक्स के पैसे लिया करेंगे, हम उनसे गुजरने का किराया लिया करेंगे और हम
किराया लेके अमीर हो जाएंगे। उससे पहले आपको याद होगा मियाँ साहब का एक विजन था कि इंडिया से अफ़गानिस्तान ट्रक जाया करेंगे, अफ़गानिस्तान से इंडिया ट्रक आया करेंगे, हम उनका भी किराया लिया करें। हमने मोटरवे बना दी है। सो जब तक बेसिकली आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे कि आपने किराया लेना है, जब तक आप इस तरफ नहीं आएंगे कि हमने कुछ प्रोड्यूस करना है, हमने उस प्रोड्यूस को दुनिया में बेचना है, हमने कॉन्टिन्यूसली कोशिश करनी है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, जब तक आप इस माइंडसेट में नहीं आएंगे कि ये 1 2 3 4 5 चीज़ें दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं बेच सकता, हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, आप उनकी वन स्टॉप शॉप नहीं बनेंगे, तो तब तक आपको अमेरिका चीन मिलके भी अगर आपको बचाने की कोशिश कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त मार्केट ने हमारा 70-75 बिलियन डॉलर देने हैं उसमें से 10 बिलियन तो सऊदी अरब ने देने थे, तो वो तो रुके ही नहीं वापसी पे। अच्छा, वो मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है, सऊदी अरब ने कभी इस चीज़ की इंटेंट शो नहीं की थी कि MBS जाते हुए पाकिस्तान रुक के जाएंगे। ये यहाँ पर ही किसी ने उड़ाई थी, ये हवाई किसी अपने ने उड़ाई थी। शायद मतलब कोशिश की जा रही हो, लेकिन ना ऐसी कोई इंटेंट थी, ना इनफैक्ट इन ऑल फेयरनेस तवक्को की। मतलब अगर किसी ने ये आइडिया किसी को दिया भी था तो उसको तो पहली फुर्सत में फ़ारग कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ थी। मतलब G20 एक इंटरनेशनल इवेंट है, उसका अपना स्केड्यूल होता है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है, उसके लिए जाते हुए कोई यहाँ पर रुक के जाएगा क्यों? मतलब वो तेल डलवाने तो नहीं रुकेगा ना, और वो भी सऊदी तो नहीं रुकेंगे कहीं पे भी तेल के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार हैं, आज से नहीं, पता नहीं कब से हैं। अमाराती पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार हैं, कतरी पाकिस्तान में सरमायाकारी, हम इवन ये जानते हैं कि चीनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार हैं। उन्होंने 45 अरब डॉलर की CPEC की कमिटमेंट की थी, उसमें से 26 अरब के आई थिंक मनसूबे मुकम्मल हुए हैं, 19 तो अभी उसमें से रहता है। उनकी इंटेंट ये थी कि इसको 3 गुना करेंगे वो 2027 तक या 30 तक। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब उनके भी 110 अरब डॉलर ऐसे थे जो वो किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान में डालना चाहते थे। सो इवन ये बेसिकली वो है जहाँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपके हाँ सरमायाकारी की ख्वाहिश मौजूद है। मतलब सॉवरन वेल्थ फंड हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये वो है। लेकिन आपके यहाँ सरमायाकारी कोई क्यों करेगा जब आप ख़ुद अपने यहाँ सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है? मतलब मैं एक चीज़ अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या किया जाए, रहा जाए या बाहर जाया जाए, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो बल्क आला अफसरान होते हैं उनका ताल्लुक भले किसी भी महकमे से हो, सिविलियन से हो, फ़ौजी से हो, जुडिशरी से हो, इनके बच्चे कहाँ जाते हैं और इनमें से अक्सर खुद रिटायरमेंट के बाद कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से कितने हैं जो अपनी सर्विस के दौर में ही फैमिली की नेशनैलिटियाँ? तो अगर वो लोग जिनको रियासत के बारे में विजिबिलिटी है, जो इसको चला रहे हैं, जो इसको चलाना जानते हैं, मतलब जिनके फ़ैसले एक्चुअली इस रियासत, अगर उनकी इनसिक्योरिटी का इस रियासत के बारे में ये आलम है, तो कोई दूसरा यहाँ पैसे क्यों डालेगा? और वो आपकी पॉलिसी मतलब वो एक्चुअली आप मतलब अगर कोई कोशिश भी करता है तो उसको 4-6 साल में बात समझ आ जाती है, उसके बाद वो हाथ खड़ेगा। जैसा चीन ने 3-4 साल कोशिश की, उसके बाद उसको समझ आ गया कि यहाँ काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि नहीं, अब हमें दिहाड़ी के लिए नए अबू चाहिए, मज़ीद किराया चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अब आप मौज करें। सऊदी अरेबिया की भी ख्वाहिश, हर मुल्क की ख्वाहिश होती है उसकी मंडी फैले, हर सरमायाकार की ख्वाहिश होती है उसको नई मार्केट तक रसाई मिले। लेकिन कौन सा सरमायाकार है जो ऐसी जगह पे सरमायाकारी करेगा जहाँ पर बेसिकली इवन वो लोग जिनके हाथ में मतलब मुल्क की परमानेंट तकदीर है, वो ख़ुद उसके अंदर अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करने को तैयार ना हो। अच्छा, G20 समिट से कुछ अर्सा पहले ब्रिक्स हुआ था,
वहाँ पर एक ये बात की गई कि ये जो ब्रिक्स वाले ममालिक थे ये एक करेंसी में डील करना शुरू करेंगे अनकरीब, तो वो करेंसी कोई नई बनेगी या इनमें से किसी एक ही करेंसी? इवेंचुअली मतलब अगर उसका ब्लूप्रिंट देखेंगे तो वो यही होगा कि वो कोई नई करेंसी लॉन्च होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आई थिंक इनका इरादा ये था कि ये अपनी लोकल करेंसीज का कोई मैकेनिज़्म बनाएंगे ताकि इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है उसका बड़ा हिस्सा इनकी लोकल करेंसीज में हो सके और उनको डॉलर पे इन्हिसार ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, मियाँ साहब ने कहा कि 2017 का अगर तसलसल रहता तो आज G20 समिट पाकिस्तान में हो रहा होता। तो मियाँ साहब को किसी ने बताया है कि जिम खाना में कॉन्सर्ट सुनने के लिए जिम खाना का मेंबर होना पड़ता है। इसका अली जवाब नहीं देना चाहेंगे तो हम इस प्रोग्राम को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डॉलर भेजें कोई मुझे। खुदा हाफिज।